सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं कि भाई विनियोग जो है, जिसको आप निवेश भी कह सकते हो और जिसको आप पूंजी निर्माण भी कह सकते हो, आखिर ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। विनियोग किस चीज़ को कहते हैं, निवेश किस चीज़ को कहते हैं, पूंजी निर्माण किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहली बात तो भाई तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही होती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या होता है निवेश, क्या होता है विनियोग, क्या इसके टाइप होते हैं, क्या होता है सकल निवेश, क्या होता है शुद्ध निवेश। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट को, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको एक एक चीज़ जो है समझनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि भाई विनियोग जो है या निवेश जो है वो आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को भाई विनियोग कहते हैं। अर्थात पूंजी के स्टॉक में वृद्धि जो है वो विनियोग होती है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है और वो वर्ड है पूंजी का स्टॉक। कह रहा है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ जाए ये पूंजी का स्टॉक जो है ये क्या होता है, तो आपको जो है निवेश या विनियोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूंजी के स्टॉक को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइप की होती है, विनियोग के प्रकार या निवेश के जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पूंजी का स्टॉक जो है आपको वो समझ में आने वाला है। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट होती है दो तरीके की। सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर निवेश या स्थिर विनियोग भी आप कह सकते हो। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होती है इसको हम कहते हैं माल सूची निवेश, इसको माल सूची विनियोग, या आप इसको स्टॉक में परिवर्तन भी कह सकते हो। जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ आपको सारे के सारे नाम, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान से समझनी है। ठीक है जी। मैंने बोला पूंजी का स्टॉक समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि निवेश कितने टाइप का होता है। मैंने बोला भाई दो टाइप का होता है, एक स्थिर निवेश फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्या होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्या होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आपको सबसे पहले ये समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की। देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में स्थिर विनियोग में वृद्धि जो है वो स्थिर विनियोग कहलाती है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज किया गया है स्थिर परिसंपत्तियां, ये क्या होती हैं। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पूंजीगत वस्तु बता रखा है कि पूंजीगत वस्तु क्या होती है। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आ चुके हो और पूंजीगत वस्तु क्या होती है, उत्पादक वस्तु क्या होती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है जी। तो मेरे भाई मैंने आपको पूंजीगत वस्तु के अंदर बताया था प्लांट एंड मशीनरी, और एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है एक लेखा वर्ष की अवधि। क्या होता है एक लेखा वर्ष की अवधि, क्या होता है स्थिर परिसंपत्ति, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। स्थिर परिसंपत्ति में आपको बता चुका हूं पूंजीगत वस्तु को कहते हैं। ठीक है, और पूंजीगत वस्तु के अंदर आता है प्लांट और मशीन वगैरह जिसकी मदद से उत्पादक उत्पादन करता है। और एक लेखा वर्ष की अगर हम बात करें तो लेखा वर्ष जो है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से जो है ये आपका शुरू होता है और आपका जो है 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाता है। मतलब हम जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो तो होता है कैलेंडर ईयर, जो जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस जो अकाउंट्स वगैरह जीडीपी वगैरह जो कैलकुलेट होती है वो लेखा वर्ष पे चलती है। होते दोनों में 12 महीने हैं, बस स्टार्टिंग और एंड का मंथ अलग अलग है। इसका हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल को आता है और हमारे वाले का 1 जनवरी को। वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, उसने बोला एक लेखा वर्ष की अवधि में स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है। और मैंने बोला स्थिर परिसंपत्ति क्या है, मैंने बोला भाई वो तो पूंजीगत वस्तु है। और पूंजीगत वस्तु क्या है, वो है मशीन। अबे तो सिंपल सी बात हो गई, मशीनों में जो वृद्धि हो रही है वही तो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। और क्या है, अगर मैं ये बोलूं आपको कि 1 तारीख को 1 अप्रैल को जब साल का आरंभ हुआ आपके पास 5 मशीनें थी। जब साल का आरंभ हुआ आपके पास 5 मशीनें थी और जब साल का दी एंड हुआ
तो आपके पास 8 मशीनें थी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर 3 मशीनों की बढ़ोतरी हो गई, 3 मशीनों में वृद्धि हो गई। तो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होगी? अबे सिंपल सी बात है, 8 में से 5 गए इज इक्वल टू 3, 3 जो है आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है जी, ओके है। तो मशीनों में वृद्धि क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ये बात आ गई हमें समझ में। अब हम बात करते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट की। दूसरी इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? दूसरी इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है माल सूची विनियोग। मैंने बोला इसी को आप जो है माल सूची विनियोग भी कह सकते हो, निवेश भी कह सकते हो, और इसी को स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? कहता है कि एक वर्ष के दौरान, वही एक लेखा वर्ष के दौरान या 1 साल के अंदर अंदर, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची विनियोग कहते हैं। अब ये क्या बला है, ये आप जरा समझिए। देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मैंने बोला एक लेखा वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म हो जाता है 31 तारीख को, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले आपको ये समझना है कि एक उत्पादक के पास ना 3 तरीके का माल होता है। ठीक है, माल वो वाला माल नहीं है। ठीक है, माल का मतलब जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ अटेंटिव होकर सुनेंगे। पहला होता है रॉ मटेरियल, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जो अभी अभी वो खरीद के लाया, कुछ भी नहीं करा। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि अर्ध तैयार माल, जो बीच में फंसा हुआ है, ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश है। और एक होता है तैयार माल, जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिकने के लिए तैयार है। एक उत्पादक के पास एक टाइम पर 3 तरीके का माल होता है, कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल। ठीक है, तो मान लीजिए 1 तारीख का जो माल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आरंभिक, और इसी को ही प्रारंभिक भी कहते हैं। ठीक है जी। और 31 तारीख का जो होता है उसको हम कहते हैं अंतिम। ठीक है जी, अंतिम स्टॉक कह सकते हो, अंतिम स्टॉक कह सकते हो, अंतिम माल कह सकते हो, प्रारंभिक स्टॉक कह सकते हो, प्रारंभिक माल कह सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो मैंने बोला 31 तारीख का जो माल होता है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उसको मैं अंतिम स्टॉक बोलूँगा, उसको मैं अंतिम स्टॉक बोलूँगा। 1 तारीख को मैं प्रारंभिक बोलूँगा। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास 1 तारीख को 6 लाख रुपए का, तीनों चीज़ों को मिलाकर, कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार माल, तीनों चीज़ों को मिलाकर मेरे पास 6 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। आरंभिक को क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और 31 तारीख को मेरे पास सारा माल कितना था? वो था 8 लाख रुपए। इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। साल के शुरू में उन तीनों चीज़ों को मिलाकर मेरे पास 6 लाख रुपए का माल था और साल के अंत में 8 लाख। तो अगर मैं बोलूँ मेरा माल सूची निवेश कितना है, अबे तो सिंपल सी बात है, 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख रुपए का मेरा क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए का मेरा माल सूची निवेश हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में बत्ती जलती है कि भाई अगर 6 से 8 हो गया, जरूरी थोड़ी है 6 से 8 ही होगा। अगर 6 का 6 ही रह गया तो, 6 का 4 हो गया तो फिर क्या होगा? जरूरी थोड़ी है बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अबे 6 का 6 रह गया तो 6 में इस ओपनिंग भी 6, क्लोजिंग भी थे, तो 0 हो गया। कोई निवेश नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुई माल सूची निवेश में। सिंपल सी बात है। और अगर 6 का 4 हो गया, भाई 6 का 4 हो गया तो कॉमन सेंस की चीज़ है, तो ये तो निवेश थोड़ी हुआ, ये तो आपका जो है 6 का 4, 2 लाख, ओपनिंग जितना था क्लोजिंग उससे डाउन है, तो ये कोई निवेश नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसने बोला जो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कब होगी? वृद्धि तब होगी जब आपका अंतिम ज़्यादा होगा और प्रारंभिक कम होगा, तो होती है, अदरवाइज नहीं होती। अच्छा जी, ठीक है। दोनों बातें हमें समझ में आ रही है। दोनों बातें ये समझ में आ रही हैं कि 1 साल के अंदर अंदर जो मशीनें, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था पूंजी का स्टॉक, ये एक वर्ड आया था ना, मशीनों का बढ़ना। मैंने बोला था इस वर्ड को समझने के लिए निवेश के 2 टाइप समझने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। मशीनों का बढ़ना और
स्टॉक में वृद्धि, जो तीनों टाइप के स्टॉक बताए, उसका बढ़ना ही पूंजी का स्टॉक है। एक साल के अंदर अंदर उत्पादक ने जितनी अपनी मशीनें बढ़ाई हैं और जो उसके माल सूची में माल में जो वृद्धि हो रही है, उसी को ही मैं विनियोग बोलूँगा, उसी को ही मैं निवेश बोलूँगा, उसी को ही मैं पूंजी निर्माण बोलूँगा। यही मेरा पूंजी का स्टॉक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, वही जो है मेरा पूंजी का स्टॉक है। तो निवेश क्या है? मशीनें और उत्पादक के पास जो माल होता है तीनों टाइप का, उसमें जो वृद्धि है वही निवेश है, वही विनियोग है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सकल का और शुद्ध का। ये क्या दिक्कत है भाई? देखिए क्या लिखा हुआ है, मशीन, मैंने बोला मशीन का बढ़ना और माल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है? निवेश और विनियोग एक ही होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फर्म जो है, फर्म द्वारा उत्पादकीय उपकरण पर किया गया कुल व्यय सकल निवेश बताता है। किस पे कह रहा है? उत्पादकीय उपकरण। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। मैंने बोला पूंजी के स्टॉक को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई, मशीन और माल, आप दोनों समझ लिए। तो इसमें से उत्पाद की उपकरण कौन है? उत्पाद की उपकरण ये है, ये मशीन, उसी से तो मैं माल बनाता हूं, उसी से तो मैं माल बनाता हूं भाई। माल उससे रॉ मटेरियल से भी बनाता हूं, लेकिन उत्पाद के उपकरण कौन है? उपकरण तो मशीन है ना। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एक साल के अंदर अंदर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक साल के उत्पाद के उपकरण ये भी है, उत्पाद के उपकरण ये भी है, दोनों ही उत्पाद के उपकरण है। अबे दोनों की मदद से ही तो, दोनों की मदद से ही तो जो है, उपकरण का मतलब ये नहीं मशीन, उपकरण का मतलब ये नहीं है मशीन। पूंजी के स्टॉक में मैंने आपको ये दोनों चीजें समझाई हैं, ठीक है, या मशीन भी और माल भी। तो वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि जो सकल निवेश होता है, जो सकल विनियोग होता है, क्या लिखा हुआ है? लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर वह मशीनों को खरीदने में मैंने जितना पैसा खर्च किया एक साल के अंदर अंदर, और लेखा वर्ष के दौरान माल सूची पर माल को खरीदने में मैंने कितना पैसा खर्च किया। मान लो 3 मशीनें खरीदने में मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, और एक साल के अंदर अंदर मान लो मैंने 2 लाख का माल खरीदा था, तो टोटल मैंने 12 लाख रुपए का व्यय किया है। तो ये जो 12 लाख रुपए जो है ना, ये मेरा सकल निवेश कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? ये मेरा सकल निवेश कहलाएगा भाई। अच्छा, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यदि हम सकल निवेश में से, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है घिसावट, जिसको कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगर कह रहा है अगर हम सकल में से घिसावट को हटा देना तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होता है, और लिखा हुआ है सकल निवेश कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब ये घिसावट, ये डेप्रिसिएशन, ये मूल्यह्रास, ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, ये अब अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। आप इतना समझ लीजिए कि जो मशीन होती है ना, मशीन उपकरण जो होता है, पहली फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई स्कूटी खरीदी आज 60,000 रुपए की, क्या 5 साल बाद भी वो 60,000 की रहेगी? नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर होता है नहीं। क्यों? मैं उसमें यूज़ करूँगा, टाइम बीतेगा, टूट फूट होगी, एक्सीडेंट होगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में, उसके मूल्य में कमी आती है। तो बस यही डेप्रिसिएशन होता है। तो ऐसे तो उत्पादक भी मशीन को यूज़ करेगा। अब एक टेलर एक सिलाई मशीन खरीद के लाया है आज 30,000 रुपये की, तो क्या आज से 10 साल बाद भी वो 30,000 की रहेगी? नहीं। वो उसको यूज़ करेगा, टाइम बीत रहा है, टूट फूट होगी, उसमें गड़बड़ी आएगी, तो उसकी वैल्यू में भी कमी आएगी, तो वो डेप्रिसिएशन है। तो इसको हम डिटेल में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में, लेकिन आपको बस ये समझ लेना है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो गिरावट होती है उसी को ही डेप्रिसिएशन, उसी को ही मूल्यह्रास कहते हैं। तो कह रहा है अगर मैं इसमें से मूल्यह्रास हटा दूं, तो मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर मेरे पास जो 5 से 8 मशीनें हुई थी, 3 मशीनों की वृद्धि और डेप्रिसिएशन मान लो 1 लाख का हो गया, 1 लाख की वैल्यू में कमी आ गई, तो मेरा नेट मेरी जो निवेश हुआ है वो 11 लाख रुपए हुआ है, ना कि 12 लाख। इस चीज को कहते हैं शुद्ध निवेश। तो शुद्ध निवेश का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं सकल में से किसको घटा दूं? डेप्रिसिएशन को। अगर मैं सकल में से डेप्रिसिएशन को हटा दूं तो शुद्ध आ जाता है।
आपको एक बात ध्यान रखनी है, सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है, शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। ये बात आप बेजे में सेट कर लीजिए। सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है, शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। तो आपका फॉर्मूला जो बनता है, इसको ग्रॉस कहते हैं सकल को, ठीक है। ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है, इसको घोल कर पी जाइएगा। और नेट का फॉर्मूला होता है, नेट को शुद्ध कहते हैं, नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप। डेप बोले तो डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो भाई निवेश क्या होता है, निवेश का टाइप कितने टाइप के होते हैं, पूंजी का स्टॉक क्या होता है, स्थिर निवेश क्या होता है, माल सूची निवेश क्या होता है, सकल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है। सकल का फॉर्मूला क्या होता है, शुद्ध का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए बस। मैंने आपको यहाँ पे ये माल सूची बताया, माल सूची निवेश या माल सूची स्टॉक बताया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, बस ये समझ लीजिए, 2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है नियोजित माल सूची स्टॉक और एक होता है अनियोजित माल सूची स्टॉक। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आता है एग्जाम में, तो आपको जरा समझना है बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्या बोला मैंने, एक होता है नियोजित माल सूची स्टॉक, एक होता है अनियोजित माल सूची स्टॉक। देखिए नियोजित का मतलब क्या होता है, मान लो मैं वॉशिंग मशीन बनाता हूँ, तो मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर ना, मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर जो है ना 100 वॉशिंग मशीन बिक जाएगी, ठीक है। तो मैंने 100 वॉशिंग मशीन का स्टॉक जमा कर लिया, इसको मैं बोलूँगा नियोजित। नियोजित का मतलब प्लान, जो उत्पादक ने सोच समझकर अपने पास जो स्टॉक अपने पास जमा किया है उसको कहते हैं प्लान। मेरे को लग रहा था 100 वॉशिंग मशीन की डिमांड होने वाली है, तो मैंने 100 मशीन बना के तैयार करके अपने स्टॉक में रख ली, तो ये तो उत्पादक ने खुद सोच समझ के रखी है, इसको कहते हैं नियोजित। अब हुआ क्या, मैं तो 100 के हिसाब से बना के रख ली, अब हुआ क्या, मांग केवल 80 की हुई, 20 मशीनें मेरी बिना बिके रह गई, 20 की मांग ही नहीं हुई, बिकी नहीं मेरी, ऐसी रह गई, तो इसको बोलते हैं अनियोजित। मैंने तो सोचा था 100 बिकेंगी, उसके हिसाब से मैंने माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन बिकी 80, 20 बिना बिके रह गई। तो उत्पादक ने सोचा नहीं था कि 20 वॉशिंग मशीन बिना बिके रह जाएंगी, लेकिन रह गई क्योंकि मांग कम थी, जिसकी वजह से नहीं बिक पाई, लोगों ने नहीं खरीदी। इसको कहते हैं अनियोजित माल सूची। जो उत्पादक सोचता नहीं है और उसका माल बिना बिके जो रह जाता है उसको कहते हैं अनियोजित माल सूची स्टॉक। नियोजित जो उसने खुद सोच समझ के प्लान करके किया है, और अनियोजित उसको कहते हैं जो माल बिना बिके रह जाता है, जो उत्पादक ने सोचा नहीं था। लेकिन फिर कुछ बच्चों के दिमाग में बत्ती जलती है, चल 100 से 80 हो गया तो 20 बिना बिके रह गई तो अनियोजित है। अगर 100 का 120 हो जाता तो क्या होता, या 100 का 100 हो जाता तो क्या हो जाता, अबे फिर तो सारी बिक जाती ना, फिर तो कुछ बिना बिके रहता ही नहीं। अगर 100 वॉशिंग बनाई, 120 की डिमांड हो रही है, तो 100 तो तेरी सारी बिक जाएगी, उल्टा 20 कम पड़ जाएंगी। वो भी उत्पादक के लिए लॉस है, क्योंकि जो कस्टमर आएगा उसको भेजना पड़ेगा कि भाई माल ही नहीं है। और 100 की अगर 100 की डिमांड होती फिर तो सारी बिक गई। लॉस 120 पे भी है, क्योंकि अगर मशीन होती तो बेच के प्रॉफिट कमा सकता था, ठीक है। इसको कहते हैं बिना पूरी की गई मांग, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये तो भाई आपका घाटा है, ये अनियोजित माल सूची स्टॉक है। ये उत्पादक ने सोचा भी नहीं था कि मेरी जो 20 मशीन है वो बिना बिके रह जाएंगी, ठीक है जी। तो नियोजित माल सूची, अनियोजित माल सूची, सकल, शुद्ध, विनियोग, फिक्स, इन्वेंट्री, सकल, शुद्ध, मूल्यह्रास, ये सब क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी इशू है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं Duggal_return। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के ऊपर बहुत ही डिटेल जो है चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।